नमस्कार दोस्तों, मैं कमल प्रताप सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं आपको दोनों पार्ट बेहद पसंद आए होंगे और आपने उस वीडियो पर मुझे बेहद प्यार दिया है, इसके लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अब बुक सेकंड या तो जिसे पेपर सेकंड बोलते हैं, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। इसमें पूरा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट ही है। उसके साथ ही हम सबसे पहले गुजारिश करेंगे, अगर आपको देखना हो तो ये 2021 का पेपर है बीएड का, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक पेपर भी आपको लास्ट में और प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी सहायता से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे, उसके प्रगति को समझेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक तरीके से प्राणी का अध्ययन होता है। इसमें हम प्राणी के बारे में सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और फिर हम उसी के अध्ययन को करते हुए और प्राणी के सभी क्रियाकलापों को ऑब्जर्व करते हैं। तो यही क्रियाकलाप हमारे जो होते हैं यही मनोविज्ञान कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ प्राणी के व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा को प्राणी के विकास की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उसके बाद फिर हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें कहा गया है कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के निष्कर्षों का प्रयोग है। फिर उसके बाद स्किनर जी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अनुभव से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की अन्य परिभाषाएं पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्येक शिक्षक के लिए महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र व्यवहार होता है। अब उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को पढ़ेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की भूमिका, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को परिभाषित करना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, अनुशासनात्मक समस्या का समाधान, मतलब अगर बालक अपने आप में अनुशासन होगा तो कहीं ना कहीं वो जीवन में अच्छे आयामों को प्राप्त करेगा। पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, श्रवदर्शी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, अधिगम व प्रेरणा विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, आगे विभिन्न चीज़ों को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमारे जीवन का क्या विशेष महत्व होता है। तो शैक्षिक सैद्धांतिक दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व देखेंगे, बाल केंद्रित रूप में, पाठ्यचर्या के संबंध में, शिक्षण प्रणाली के संबंध में, स्मृति अवधान के संबंध में, समस्यात्मक बालक के संबंध में, और फिर शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व देखेंगे। हम बालक की आवश्यकता के संबंध में, सीखने के उद्देश्य के संबंध में देखेंगे, वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में देखेंगे, अधिगम के संबंध में देखेंगे, अप्रेरणा के संबंध में देखेंगे, मूल्यांकन के संबंध में देखेंगे। फिर हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र क्या होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि, रुचि, वृत्ति, निष्पत्ति और मूल्यांकन और आदि चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, इन्हें मेज़र किया जाता है। तो हमने कोशिश की है ये वीडियो शॉर्ट में बनाई जाए ताकि आप लोग जल्दी से पेपर के पहले रिकैप कर सकें, और ये आपको एक कैप्सूल के तरीके से काम करेगा जो जल्दी से ही आपको अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित करेगा। मनोविज्ञान की परिभाषा देखेंगे। वाटसन जी ने कहा मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने कहा मनोवैज्ञानिक वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। कॉल सैनिक ने कहा है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँचेंगे, वृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे। तो वृद्धि हमारी जीवन पर्यंत होती रहती है। उसके बाद हम विकास के बारे में बात करेंगे। सॉरी, मुझसे मिस्टेक हुई। वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है और विकास आपका जीवन पर्यंत होता रहता है। तो वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि के मात्रा के रूप में मापा जाता है। वृद्धि की समान पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। वृद्धि निषेचित अंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती।
वृद्धि एक समान रहती है, एक समान नहीं रहती, इसमें नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, वृद्धि आंतरिक रूप होती है। उसके बाद फिर हम अब विकास के बारे में बात करेंगे। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है, विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। अब हम इस फिगर के मामले से पढ़ेंगे। वृद्धि में परिवर्तन मात्रात्मक होता है, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, भार इत्यादि के आकार से होता है। विकास में परिवर्तन जो होता है गुणात्मक होता है, मतलब वृद्धि में मात्रात्मक, विकास में गुणात्मक, और विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसके साथ ही हम वृद्धि विकास में अंतर पढ़ेंगे। तो अर्थ में अंतर होता है, वृद्धि और विकास की निरंतरता में अंतर होता है। वृद्धि तथा विकास में संबंध विस्तृत और संकीर्ण शब्द परिणात्मक और गुणात्मक वृद्धि और विकास का मापन होता है। अब हम विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। निरंतरता का सिद्धांत मतलब कि वृद्धि जो होती है वो निरंतर होती रहती है। एकरूपता का सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब सभी चीज़ें, तभी बालक या सभी मनुष्य आपस में अलग अलग होते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। समग्र विकास का सिद्धांत परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। विकास एक दिशा में होता है, मतलब विकास हमेशा एक ही दिशा में होता है, सर से पाँव की ओर होता है। जैसा अगला इसका पार्ट होता है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर होता है। अब उसके बाद हम अगले सिद्धांत पढ़ेंगे। एकीकरण का सिद्धांत, बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, विकास और विभेदीकरण तथा एकीकरण प्रक्रिया। मैं इसके मोस्टली पॉइंट पढ़ नहीं रहा हूँ, केवल हेडिंग पढ़ दे रहा हूँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है और आप ईजिली इसे पढ़ भी सकते हैं। अब हम बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं और तत्व पढ़ेंगे। बुद्धि होती है सबसे पहली बात तो, और फिर योनि व लिंग भेद होता है, पोषण होता है, प्रजाति या वर्ण होता है, अंतरस्रावी ग्रंथियों का स्राव होता है, रोग या चोट होता है, शुद्ध वायु प्रकाश होता है, सांस्कृतिक प्रभाव होता है। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब धर्म जाति के आधार पर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉस जी ने डिफाइन किया है 4 अवस्थाओं में, जैसा कि शैशवावस्था, जन्म 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। फिर ईवी लॉक की इम्पोर्टेंट है, इन्होंने भी कई प्रकार की अवस्थाओं को बांटा है, इन्होंने मोस्टली 4 बांटा है और फिर 4 में भी सब पार्ट कर दिया है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपकी गर्भावस्था जो 280 दिन होती है, फिर शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, शिशुकाल अवस्था 2 वर्ष तक, बाल्यकाल अवस्था 2 से 11 वर्ष 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यकाल 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष, और फिर आगे ये अवस्थाएं हमारे काम की नहीं होती हैं। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने वृद्धि पढ़ा, विकास पढ़ा, उसके बाद अब विकास के समान सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। परिपक्वता, सहज क्रिया अभियान, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास का निश्चित क्रम का सिद्धांत पढ़ेंगे। निकट दूर सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, संगठित प्रक्रिया। अब हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, बल्कि विकास व्यापक होता है, मतलब विकास काफ़ी वृहद मात्रा में होता है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि विकास का लक्ष्य होता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। अब हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लेंगे कि बाल्यावस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इस अवस्था को हम ही स्वर्णिम समय कहते हैं और इसमें समग्र विकास स्टार्ट हो जाता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा एवं प्रबलता, वास्तविक जगत के संबंध में, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, बहुमुखी व्यक्ति विकास, संवेगों का दमन। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हम अन्य चैप्टर देखेंगे। फिर अन्य में किशोरावस्था की बात करेंगे। किशोरावस्था अमूर्त में संज्ञानात्मक विकास में अमूर्त चिंतन सबसे पहला होता है। कल्पना शक्ति का विकास, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्थायी स्मृति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, रुचियों का विकास, निर्णय करने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे सामाजिक कार्यों में रुचि, यौन विषयों में रुचि। इसी के साथ किशोरावस्था को हम संघर्ष व तूफानों की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बालक जो होता है वो अपना डिफाइन नहीं कर पाता, वो नायक पूजा करता है, मतलब किसी को अपना आइडियल मान के उसी के पचिन्हों पर चलना स्टार्ट कर देता है। फिर हम शारीरिक विकास का अर्थ समझेंगे। स्नायु मंडल का विकास होता है, इसमें मानसिक में वृद्धि होती है, अंतरस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है, उसी के साथ शारीरिक ढांचे का विकास होता है।
फिर हम आगे बढ़ेंगे तो शारीरिक विकास में हम जानेंगे कैसे अभिवृद्धि होती है और कैसे विकास होता है। तो अभिवृद्धि विकास के बारे में अभी हमने पढ़ा ही कि आपका विकास जो होता है वो व्यापक होता है और जो अभिवृद्धि होती है वो व्यापक नहीं होती है। फिर हमने जाना किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बारे में। उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे किशोरावस्था के दौरान बालकों में बौद्धिक मानसिक विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था मानसिक विकास पढ़ेंगे। किशोरावस्था के दौरान बौद्धिक तथा मानसिक विकास कैसे होता है तो उसमें अमूर्त चिंतन मेन हम जानेंगे। इसमें हम किशोरावस्था की बात मेनली कर रहे हैं। उसके बाद फिर कल्पना शक्ति का विकास देखेंगे, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, स्थायी स्मृति का विकास, तर्क शक्ति का विकास, रुचियों का विकास, निर्णय करने की क्षमता, समस्या समाधान का विकास। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेनली हम जान लेंगे नायक पूंजा और फिर प्रत्ययों का निर्माण होता है, संवेगिक रूप से अथल पथल हो जाता है। तो हम संवेग को मेनली फोकस करेंगे। और फिर हम सामाजिक विकास के पक्ष जानेंगे। समाजीकरण मेन होता है जिसमें रीति रिवाज रखना, नियम परंपराएं होती है। और सामाजिक परिधि का विकास में समुदाय बनाना होता है, मतलब एक परिवार मान लेंगे और एक शुरुआत की अवस्थाएं मानेंगे। अब हम आगे जानेंगे कि बाल्यावस्था में कैसे नैतिक विकास होता है और किशोरावस्था में कैसे नैतिक विकास होता है। तो बालक की नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पहले फोकस करेंगे। तो शैशवावस्था में बाल्य विकास कैसे होता है और पूर्व बाल्यावस्था में कैसे बाल्य विकास होता है। मतलब शैशवावस्था में जानेंगे बालक जैसा होता है वो उसे केवल ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है और वो जो दुख और सुख का अनुभव करता है। और फिर पूर्व बाल्यावस्था में औचित्य अनौचित्य के कारण को ना समझना, समूह का अनुकरण ना करना, न्याय तथा आदर्श से समझना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो नैतिक विकास मतलब यही होता है कि बालक के अंदर कैसे चीज़ों को समझना और कैसे लोगों का सम्मान आदर करना विकसित हो रहा है, इसी को मानेंगे हम। और फिर सबसे मेनली बात है किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में बालक के अंदर अहम की भावना आ जाती है। तो वैसे भी नैतिक विकास जो है वो होता तो है पर उस मात्रा में नहीं होता। सबसे ज़्यादा नैतिक विकास की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में ही होता है। अब फिर हम किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में जानेंगे। बौद्धिक का अधिकतम विकास होता है, मानसिक स्वतंत्रता होती है, मानसिक योग्यताएं होती हैं, ध्यान चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, रुचियों की विविधता, समान रुचियाँ, विभिन्न रुचियाँ आदि होती हैं। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति में अंतर क्या होता है। तो कल्पना मतलब होता है किसी चीज़ को हम इमेजिन करते हैं कि ये कैसे होगा। जैसे हमने सोचा कि हमें कल कहीं घूमने जाना है तो हमने उसकी एक इमेज बना ली। और तर्क शक्ति मतलब होता है कि हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पर कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब हम व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिंपली मीन यही होता है कि हर व्यक्ति या तरह तरह के व्यक्ति को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाएंगी, वो समरूप नहीं होंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का क्लियर मतलब यही होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होता है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, बुद्धि, समाज, आयु, लिंग भेद, आर्थिक स्थिति। व्यक्तिगत भिन्नता के कई प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता के जो प्रकार होते हैं वो मानसिक भिन्नता के आधार पर, शारीरिक भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। अब हम व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा में महत्व क्या होता है और शिक्षा के लिए क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व, कक्षा में सीमित आकार, व्यक्तिगत शिक्षण, गृह कार्य की नवीन धारणा और फिर शारीरिक दोष पर ध्यान। और उसके बाद पाठ्यक्रम की विभिन्नीकरण, बालक के अनुरूप पाठ्यक्रम, छात्रों का वर्गीकरण, शिक्षण विधि, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन, बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम, संपूर्ण व्यक्तित्व, व्यावसायिकता, समायोजनता और फिर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, पाठ्यक्रम सहभागी योजनाएं के बारे में जानेंगे। तो हमने जाना कि व्यक्तिगत भिन्नता का क्या मेन उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित कुछ शिक्षण विधियाँ हैं जैसे ड्रॉकली योजना, कॉन्ट्रैक्ट योजना, क्रियाविधि योजना, विनेटिका योजना, डाल्टन प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि और अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो डैक्रोली योजना जो होती है इसका प्रतिपादन डॉक्टर डेविड ओली ने किया है। इसमें भिन्न भिन्न आयु के बच्चे, भिन्न भिन्न रुचियाँ होती हैं, मतलब भिन्नता को भी मेन सुचारू रूप से समझा जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि की। तो प्रोजेक्ट विधि को किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। इन्होंने बताया कि कैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चों को भिन्न भिन्न और व्यक्ति भिन्नता को मेज़र करेंगे। विनेटिका विधि को डॉक्टर कॉलस्टन बाशबर्न ने दिया है। उसके बाद डाल्टन विधि को मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया है। इसी तरीके से हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट जानेंगे अधिगम क्या होता है। तो अधिगम का सीधा अर्थ होता है लर्निंग, मतलब कुछ ना कुछ सीखना। तो बालक अपनी क्षमताएं, बुद्धि, रुचि, ज्ञान, जिज्ञासा,
आदि के आधार पर और अपने दृष्टिकोण के आधार पर कुछ ना कुछ सीखा करता है हमेशा बालक, कहीं ना कहीं बालक क्या, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य ही अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेता है कहीं ना कहीं से। तो हम अधिगम की कुछ परिभाषा जानेंगे। क्रो ऑन क्रो के अनुसार आदतों व ज्ञान अप्रत्ययों का अर्जन ही अधिगम है। फिर पावला महोदय ने कहा सीखना अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण होता है। थॉर्नडाइक ने कहा सीखना स्नायुमंडल के परिस्थितियों की अनुक्रियाओं के बीच संवेग संबंधों का बनाना ही शक्तिशाली होना है। अधिगम अनुभवों को प्राप्त करता है। अधिगम विकास का आधार है। अधिगम अविरल प्रक्रिया है। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम के प्रगति क्या होती है इसको समझेंगे। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण से अनुकूलित प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मानव प्रगति के आधार पर भी अधिगम होता है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम व्यावहारिक परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है। अब हम प्रयत्न एवं भूल, त्रुटि एवं सूझ में सीखने के अंतर को समझेंगे। तो प्रयत्न एवं भूल मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बार बार गलती करके सीखेंगे और फिर लेकिन बार बार उसे गलती कर करके हम उसे सीख जाएंगे। और सूझ का मतलब सिंपल ही होता है कि अकस्मात हमें कोई आइडिया आता है ना, उससे हम सीख जाते हैं। अब अधिगम से आशय क्या होता है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये हमने पहले पढ़ा ही। उसके बाद हम अधिगम के संबंधित कारक पढ़ेंगे। सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की अवधि, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अधिगम विधि, संचित वातावरण, वंशानुक्रम। उसके बाद विषय वस्तु, अभ्यास एवं प्रशिक्षण, बुद्धि शिक्षक की भूमिका। उसके बाद अध्यापक से संबंधित कारक जानेंगे। विषय का ज्ञान, मनोवैज्ञानिक एवं बाल प्रगति का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, व्यक्ति विभिन्नताओं का ज्ञान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण पद्धति, व्यक्तित्व, व्यवसाय के प्रतिनिष्ठा, पढ़ाने की इच्छा। अगर अभिभावक के अंदर पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है तो वो अधिगम नहीं करा सकता। अब हम आगे पढ़ेंगे अधिगम व्याधि के व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पावलो अनुकूलित अनुक्रिया, स्किनर पुनर्बलन, थॉर्नडाइक व प्रयत्न व भूल के सिद्धांतों को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया है जिसे हम प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसे उद्दीपक या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, भूल तथा त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें मतलब एक तरीके से एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया जाता है तो बिल्ली क्या करती है, बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पंजा मारती है, तो फिर अकस्मात एक बार दरवाज़ा खुल जाता है, फिर वही प्रयास करती है, तो बार बार बोल कर और प्रयास करती है, फिर एक बार वह सीख जाती है कि बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। अब हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक हमने पढ़ ही लिया है, उसके बाद हम दूसरे सिद्धांत पर पहुँचेंगे। दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसी सिद्धांत को अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी बोलते हैं। ये पावला महोदय जी ने दिया है। पावला महोदय जी ने इस सिद्धांत में बताया या दर्शाया कि एक कुत्ते को उन्होंने ले लिया और फिर कुत्ते को भोजन देने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले घंटी बजा देते हैं। तो बार बार घंटी बजाते हैं, भोजन देते हैं कुत्ते को, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन फिर एक टाइम बाद क्या होता है, घंटी बजाना बंद कर देते हैं और भोजन देते हैं, पर कुत्ते की जो लार होती है वो टपकना बंद हो जाती है। मतलब इसमें सिद्धांत में मोस्टली यही है कि कुत्ता जो है अगर घंटी बजती है तो घंटी बजने पर लार निकालने लगता है। जैसे ही फिर उसे भोजन देता है, भोजन कर लेता है, लेकिन जब एक समय बाद भोजन दिया गया पर उसमें लार नहीं आती है। तो हमने ये पावलोव का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वो है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधित सिद्धांत। इस अनुक्रिया के दो प्रकार होते हैं, अनुक्रियात्मक अनुक्रिया और फिर निर्गमित प्रक्रिया। तो हम जानेंगे इसमें कि कैसे कैसे क्या होता है। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब एक चूहा होता है, चूहे को एक लीवर होता है, लीवर को वो दबाने बार बार घूमता नाचता है, लीवर को दबाता है तो भोजन गिर जाता है, तो फिर वो धीरे धीरे सीख जाता है। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। अब हम सीखने के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को जानेंगे। तो गेस्टाल्टवाद को वर्दीमर ने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कोहलर और कोप्फा भी इस सिद्धांत को विकसित करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो इसकी विशेषताएं जो होती हैं वो गेस्टाल्टवाद समर्थकों ने एकीकरण पर बल दिया है और कसौटी जो परीक्षण होता है उसकी कसौटी पूर्ण कारक की देन है। पूर्ण कारक ने समर्थकों ने संश्लेषण पर बल दिया है। उसके बाद फिर हम जानेंगे अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। इसमें प्रत्यक्षीकरण की सहायता ली गई। अंतर्दृष्टि सूझ अधिक सक्रिय रहती है, इसमें बालक एकाएक सीख जाता है। फिर पूर्ण कारक के नियम, संरचनात्मक समानता, समीपता, समापन और फिर सततता। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब ब्रूनर के बारे में जानेंगे। तो ब्रूनर का जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था और ब्रूनर का साथ ही ब्रूनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ब्रूनर ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया और इन्होंने पियाजे के प्रतिपादक सिद्धांत की मदद ली है, इसको विकल्प माना है। इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। प्राथमिक स्तर पर क्रियात्मक स्तर की बात की, द्वितीय स्तर पर प्रतिबिंबितात्मक स्तर की बात की, तृतीय स्तर में संकेतात्मक स्तर की बात की। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत 3 भागों में गुजरना पड़ता है, अधिनियम, प्रतिमापरकता और सांकेतिकता।
फिर हम आगे बात करेंगे रॉबर्ट गैने की। रॉबर्ट गैने का जन्म 21 अगस्त 1916 को हुआ। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और फिर इन्होंने सफ़ेद चूहों पर परिस्थिति प्रचालन प्रक्रिया का अध्ययन किया। उसके साथ ही अधिगम की 3 श्रेणियाँ इन्होंने 5 श्रेणियाँ विभाजित की हैं: मौखिक जानकारी, बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक अभिवृद्धि, गामक कौशल। तो उसके साथ ही इन्होंने अधिगम के तरीके बताया: संकेत के द्वारा अधिगम सीखना, प्रेरणा प्रतिक्रिया अधिगम, श्रृंखलाकरण, मौखिक सहयोग। इसके साथ ही हम इस वीडियो को आप जूम करके पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके जो अधिगम के तरीके हैं इन्होंने काफ़ी सारे बताए हैं। फिर हम आगे एसआर थ्योरी जानेंगे। तो एसआर थ्योरी व संज्ञानात्मक सिद्धांत के मध्य अंतर जानेंगे। तो पावलोव ने सबसे पहले अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। पावलोव का जो सिद्धांत और सम्मत प्रत्यावर्तन का था। तो गिलफोर्ड महोदय जी ने क्या कहा है, जब दो उत्तेजनाएं बार बार एक साथ दी जाती हैं तो नई तथा बाद में जो मौलिक प्रभावशाली उत्तेजना होती है वो प्रभावशाली हो जाती है। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया के नियंत्रित करने के कारक बताएं, प्रभावात्मक कारक। उसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे तो उद्दीपन की पुनरावृत्ति, अनुक्रिया का प्रभुत्व, दो उद्दीपनों के संबंध। फिर जो अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं: प्रेरक बुद्धि, आयु, मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य विघ्न, अभ्यास। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमने स्किनर को भी अच्छे से पढ़ ही लिया था। हमने स्किनर को जाना है तो इसलिए हम स्किनर को वही डीपली चीज़ों से बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा। अगले वीडियो में आप ये पूरी बुक कंप्लीट पाएंगे। तो मित्रों, मेरे इस छोटे से प्रयास के लिए छोटा सा कमेंट डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए मेहनत करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।